हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6, जो आपके एसबीटी के अकॉर्डिंग आपका लास्ट यूनिट है। हम लोग इससे पहले बियरिंग कैपेसिटी के बारे में, शेयर स्ट्रेंथ के बारे में, परमिएबिलिटी सीपेज के बारे में और आपको स्टार्टिंग में इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये सारे डिस्कशंस कर लिए हैं। जियोटेक्निकल का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो होता है वो यही सारा वाला पोर्शन होता है। अब थोड़े थोड़े टॉपिक्स आपको रिमेनिंग हैं, जैसे आप एसएससी जेई के हिसाब से आप बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब आप तैयारी करने जाएंगे तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो 60% आपका कवर हो रहा है इतने सारे चीज़ों में। और यही सारी चीज़ें कोड बनेंगी आपके आगे बाकी सारे डिस्कशंस का जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ेंगे। इसका मतलब है एनी हाउ आपको ये सारी चीज़ें यहाँ समझ में आनी ज़रूरी है। आज आप थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं, अगर आपको आज नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको, जैसे इसी कॉम्पैक्शन के आगे एक पार्ट आता है कंसोलिडेशन, तो वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि कॉम्पैक्शन क्लियर नहीं रहेगा। बियरिंग कैपेसिटी जो आप पढ़े हैं वही आगे जाके कन्वर्ट होगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, वो आपको समझ में नहीं आएगा। शेयर स्ट्रेंथ के बारे में जो आप यहाँ पढ़े हैं यही आगे जाके बदलेगा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स नाम के एक चैप्टर में, फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो ये इस एक एक करके सारे यूनिट जो है ना वो आगे कहीं ना कहीं एडवांस्ड के आपके बेस हैं। इसीलिए आपको ये 6 यूनिट जो है, जिसमें से पहला यूनिट तो आपका इंट्रोडक्शन है उसको हटा दीजिए, रिमेनिंग जो आपके ये 5 यूनिट्स है 2 से लेकर 6 तक में आपको ये सारे यूनिट समझ में आने चाहिए। अब हम लोग यूनिट नंबर 6 का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से ये सारे 6.1 से लेकर के 6.7 तक का हम लोग ये सारा डिस्कशन पहले करेंगे। सारा डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्टिव पे और न्यूमेरिकल्स पे और एमसीक्यूज पे, जो भी इसके अंदर से बन सकते हैं। पहले हम लोग जैसे अभी तक सारे यूनिट्स में करते आ रहे हैं, पहले हम लोग सारे का सारा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं ताकि पूरी स्टोरी क्लियर हो जाए, कहानी क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन वाले में सिलेबस क्या है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप लोग भी पहले देख चुके होंगे कि आपको इसमें कॉम्पैक्शन के बारे में पढ़ना है और आपको स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन का तो आपको सिर्फ एक लास्ट वाला एक लेक्चर है, एक टॉपिक है। इस रिमेनिंग जो आपके ये 6 टॉपिक्स हैं ये आपके हैं बेसिकली कॉम्पैक्शन से। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है ना, वो आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं। इससे और बहुत आगे पीछे आपको और कुछ नहीं पूछेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी बनता है, और आपको कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जिसको हम लोग सीबीआर टेस्ट भी बोलते हैं, ये 4-5 टॉपिक्स जो हैं ये आपके हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। इनसे यहाँ से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक क्वेश्चंस बनते हैं। कोई एक छोटा सा वैल्यू पूछ देगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसबीटी में ऑब्जेक्टिव में एकदम एक छोटा सा वैल्यू पूछने का चांसेस कम है थोड़ा, तो आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। पूछ लेगा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में आपको हैमर का वेट कितना होता है, ये सारा चीज़ एसबीटी भी आपको पूछ सकता है। तो वो डेटा आपको वैसे भी थ्योरी के लिए याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है। यहाँ तक कि यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कॉम्पैक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉट करके पूछ देगा कि फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, और 4 ऑप्शन देगा जिसमें से 3 वो होंगे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन होंगे। तो क्योंकि नॉट के तो कोई बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना, आपको पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं कॉम्पैक्शन को, उसमें से जो नहीं वहाँ पे रहेगा, जो उल्टा रहेगा उसमें से कुछ, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी कॉम्पैक्शन की, तो बाकी सारे क्वेश्चंस मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट सब समझ में आने लग जाएगा अगर आपको ये पहला ही वाला लेक्चर समझ में आ जाता है तो। अब आते हैं कहानी पे। ये सारा तो हो गया, ये सिलेबस है आपका, हम लोग उसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे। अब हो सकता है कि हम अभी पहले आपको जैसे कॉम्पैक्शन कर्व के बारे में बता दें, बाद में हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर और मॉडिफाइड प्रॉक्टर में जाएं, वो डिपेंड करता है। हम जब स्टोरी अब जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको जब स्टोरी समझाएंगे तो सारी चीज़ें उसी के हिसाब से आगे पीछे हम बताते चलेंगे आपको। सिलेबस में हो सकता है वो आगे पीछे मिले आपको, लेकिन हम जब बताएंगे तो मेरा अपना बताने का तरीका है, हमको पता है पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है कॉम्पैक्शन क्या होता है। आप किसी चीज़ को, आप रोड का ही एग्जांपल ले लीजिए, आप रोड बनाने वाले होते हैं, आप रोड के ऊपर मान लीजिए रोड का हाइट जो है, रोड का लेवल मान लीजिए बहुत डाउन है, आपको यहाँ से मान लीजिए एक ऐसे रोड बनाना था।
अब आपको रोड बनाना था यहाँ से सीधा, हाईवे, नेशनल हाईवे बना रहे हैं, 100 की स्पीड से गाड़ियाँ चलेंगी, तो आप यहाँ क्या करते हैं, मिट्टी ला करके भरते हैं। पहले आप मिट्टी भर देते हैं इस एरिया में, उसके बाद आप इस पर रोड बनाना शुरू करते हैं। तो क्या आप जब मिट्टी भरते हैं उसके बाद तुरंत हाईवे बनाना शुरू कर देते हैं? नहीं, आप पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर रोड रोलर चलाते हैं, ये मिट्टी यहाँ तक आपका आकर के सेटल होता है। बहुत दिन तक आप रोड रोलर उसके ऊपर आप देखते हैं, चलाते रहते हैं, ये सेटल हो जाता है। फिर उसके बाद आप अलग से फिर और मिट्टी मंगवाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी कम हो गया, क्योंकि आप स्टार्टिंग में डाले थे तो यहाँ तक मिट्टी भर गया था, लेकिन कॉम्पैक्शन किए तो मिट्टी कम हो गया। फिर मिट्टी मंगाए, फिर मिट्टी रखे, फिर उसके बाद उसके ऊपर रोलर चलाए, ऐसे ही करते 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 आपका ये जब पूरा मिट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक आकर के सेटल्ड हो गया, उसके बाद आप हाईवे बनाना शुरू करते हैं। यही आप देखें हमेशा। अब जो आप यहाँ पे मिट्टी रखे थे, आप इस तरीके से समझिए, आप एक मिट्टी रखे, उसके ऊपर आप रोड रोलर चलाए, तो ये फाइनली कुछ ऐसा बन के आ गया। तो क्या एक्चुअली में ये जो मिट्टी है, ये इतना मिट्टी आपका क्या हो गया, क्या वो गायब हो गया? नहीं। अगर आप यहाँ पे 100 केजी का मिट्टी रखे थे, तो ये वाले शेप के अंदर भी 100 केजी का ही मिट्टी रहता है, बस हटा क्या उसमें से, हट गया आपका वॉइड्स, जो कि आप ये 3 फेज डायग्राम देख के अब तक समझ रहे होंगे कि अल्टीमेटली कम क्या हो रहा है, वॉइड्स हो रहा है। यहाँ पे आप जितना वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, जितना वेट लेके चल रहे हैं, यहाँ भी आपका वेट उतना ही रहेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि अब जितना ये इतना मीटर स्क्वायर में या इतना मीटर क्यूब में जितना वेट आ रहा था, अब वेट उतना ही है, मिट्टी अभी भी उतना ही है, गिट्टी अभी भी उतना ही है, मगर अब क्या हो रहा है, वो कॉम्पैक्ट कर करके वॉइड्स को क्या किया, ये देखिए आपका ये वॉइड जो है, एयर वॉइड्स, ये पहले इतना था और ये कम हो गया, तो इसके अंदर से हवा सारा वॉइड्स निकलता चला गया। तो वॉइड्स निकलता चला गया, तो क्योंकि मिट्टी फिर आपका क्या हो गया, उस वॉइड की जगह पे मिट्टी आके सेटल्ड हुआ। ऐसे ही करते करते आपके टॉप से आप देखते हैं कि मिट्टी का जो आपका जो सरफेस है टॉप का, वो कॉम्पैक्शन, जितना बार आप रोड रोलर चलाते हैं, आप देखते हैं कि मिट्टी का लेयर नीचे की तरफ आपका बैठा जा रहा है। क्या हो रहा है, वॉइड्स आपके निकल जा रहे हैं। तो जब आपके किसी भी एक मेहनत से, जब किसी भी एक चीज़ को, सॉइल को, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो जब सॉइल के ऊपर कोई एक पार्टिकुलर मेहनत करते हैं आप, जिससे उसका वॉइड निकल जाता है, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, बट उसका वेट कांस्टेंट ही रह जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है कॉम्पैक्शन। क्योंकि हवा बाहर निकल रहा है इसीलिए कहलाया कॉम्पैक्शन। अगर पानी बाहर निकलता तो कहलाता कंसोलिडेशन, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है। जैसे आप देखते हैं कि कोई नया नया ब्रिज बनता है, फ्लाईओवर बनता है, वो बनने के बाद 2-4 महीने तक वो कम से कम स्टार्ट नहीं होता है, सब कुछ हो चुका है, उसमें पेंट नहीं किया जाता है, उसको वेट करके रखा जाता है। जब 2 महीने 3 महीने पार हो जाते हैं, फिर एक दिन आपका उसको उद्घाटन कर दिया जाता है, उसमें पेंट वगैरह करते हैं, उसका ओपनिंग कर देते हैं, रोड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये लास्ट बनने से 2 महीने का जो ये टाइम जो आप लेते हैं, वो आप इसलिए लेते हैं कि कई बार जो आप ब्रिज बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं, उसका वेट क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके वो क्या होता है कि बेसिकली आप एक तरह से देखिए कि यही वाला आपका लोड है, जो आप इसके ऊपर लोड डाले, तो जो पहले इतने वॉल्यूम में था वो दब करके इतने वॉल्यूम में आ गया, वेट रहा उतना ही लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। तो ये किसकी वजह से, लोड की वजह से हुआ। तो जो रोड रोलर से आप किए वो भी कॉम्पैक्शन कहलाता है। उसी तरीके से जो आप अपने पैरों से भी, आप मिट्टी को ग्राउंड में अगर आप पैर मारते हैं और अगर मिट्टी वहाँ का नीचे सेटल्ड होता है, तो आप कहते हैं कि आप एक तरह से हाथ से, पैर से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। आप साइड पे आप अपना छोटा सा कोई एक इस तरीके से गड्ढा बनाते हैं जिसमें फुटिंग बनाना है, तो जब आप इसका एक्सकेवेशन करते हैं, उसके बाद आप लेबर को देखते हैं, वर्कर को, कि वो एक इस तरीके से एक लोहा का एक इंस्ट्रूमेंट लिया रहता है जिसमें ऐसे लकड़ी लगा रहता है, हैंडल, और वो उसको यहाँ पे बार बार मारता है। तो वो क्या करता है, मैनुअली उसको कॉम्पैक्ट करता है, क्योंकि इतने छोटे से गड्ढे में रोड रोलर उतारा नहीं जा सकता है। तो कैसे कॉम्पैक्ट करेंगे, तो वो मैनुअली एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, भारी सा लोहा होता है, उसमें वो सपोर्ट लगा करके उसको ग्राउंड में मारता है ताकि कॉम्पैक्शन हो जाए। जो काम पैर से आप नहीं कर पा रहे हैं, वो उसका वेट क्योंकि लोहा का ज़्यादा होता है, तो वो उसको कॉम्पैक्शन कर देता है। उसी तरीके से जब आप ब्रिज बनाते हैं, तो ब्रिज का जो पिलर होता है, सारा ब्रिज का टोटल लोड तो पिलर के थ्रू ग्राउंड में जा रहा है। तो पिलर जब वो लोड अपना देता है, जब बहुत दिन तक लोड, बहुत ज़्यादा लोड दे देता है, तो पहले स्टार्टिंग में जैसे ही पिलर बन रहा होता है, पिलर बनने के बाद उसके ऊपर ब्रिज आ रहा होता है, तो वो धीरे धीरे उसमें कॉम्पैक्शन वगैरह जो है वो तो हो रहा होता है। और वो कॉम्पैक्शन होने के कुछ टाइम के बाद जब सारा एयर ये ज़ीरो हो जाएगा, पूरा एयर, तो अल्टीमेटली अब उसमें से क्या निकलेगा, सॉलिड्स तो बाहर निकलेगा नहीं,
पोर्स आपको टोटल कितने होते हैं, ये सारा आपको वॉइड्स होता है, ये तो हम लोग यूनिट 2 में पढ़े। अब उसमें से एयर आप निकाल दिए हैं तो बचा क्या, वाटर बचा। अब वो वाटर भी बाहर निकलने लगता है और उसका जगह भी आपको सॉइल लेने लग जाता है। वो प्रोसेस कहलाता है कंसोलिडेशन। तो हम लोगों को क्योंकि कंसोलिडेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, तो इससे ज़्यादा हम आपको और कंसोलिडेशन के बारे में और कुछ नहीं बताते हैं, अभी के लिए सफिशिएंट है। फिर आप जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पे, वहाँ पढ़ेंगे तो फिर इसके आगे की कहानी आप पढ़ेंगे कि पानी निकलने को कंसोलिडेशन कहते हैं। पानी नहीं निकला तो कॉम्पैक्शन कहलाया। तो कॉम्पैक्शन आप कैसे किए, आप किसी वेट के मदद से, किसी एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप किसी एक पार्टिकुलर सॉइल सैंपल को आप प्रेस किए तो आपका जो टारगेट था, वो टारगेट था कि उसमें जो एयर गैप्स हैं, एयर वॉइड्स हैं, उसको हम बाहर निकाल देते हैं ताकि हमको बहुत सारा बेनिफिट मिल सके। मेरा ड्राई डेंसिटी बढ़ जाए, मेरा आपको क्या कहते हैं सॉइल में जो जितने तरीके के फेलियर्स हो सकता है, शेयर फेलियर हो सकता है, वो ख़त्म हो जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड बियर कर सकें। क्योंकि अगर हम अभी एक डायरेक्टली इस वाले सैंपल के ऊपर में अगर हम लोड लगाते तो ये सेटल कर जाता। अब जब मेरा कॉम्प्रेसिबिलिटी कम हो जाएगा, हम लोड लगा के पहले इसको कंप्रेस कर दिए, अब बाद में हम इसके ऊपर अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड है, जितना जा सकता था एयर वॉइड्स कम हो सकता था उतना कम हो चुका है। अब हम इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके अंदर सेटलमेंट कितना आएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब हम इतना कॉम्प्रेस पहले ही कर दिए लोड डाल डाल करके कि अब बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग के नीचे जो ये सॉइल रहेगा वो सेफ रहेगा। ये सारा जो आपके पढ़ने का पर्पज़ है वो यही है कि आपका कोई भी आप एक बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके नीचे का सॉइल आपका सेफ रहे। उसको आप परमिएबिलिटी में भी चेक कर लिए, उसको आप शियर स्ट्रेंथ में भी चेक कर लिए, उसको आप बियरिंग कैपेसिटी में भी चेक कर लिए। अब आप चेक करेंगे कि उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी कितना है, उसमें और कितना जगह बचा है, उसको और आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं, यही कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला यूनिट कॉम्पैक्शन। अब जो चीज़ हम आपको अभी तक बोले उन सारी चीज़ों को यहाँ पे समझिए, वही आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखा होगा। कॉम्पैक्शन इन जनरल इज द डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय रिमूवल ऑफ एयर विच रिक्वायर्स मैकेनिकल एनर्जी। कॉम्पैक्शन क्या है, डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल है। सॉइल को हम लोग और डेंस कर दिए, इतने ही वॉल्यूम में ये इतना वेट को हम लोग लाके सेटल कर दिए। पहले इतने वॉल्यूम में थोड़ा कम वेट था तो और डेंस कर दिए। हम आपको बोले कि वेट तो उतना ही रहेगा, वेट तो कभी कम नहीं होगा सॉइल का, सॉइल जितना है उतना ही रहेगा, अब वो कम जगह लेगा। तो हम लोग क्या बना दिए, उसको डेंस बना दिए। कैसे बनाए, रिमूवल ऑफ एयर किए। किस तरीके से किए रिमूवल ऑफ एयर, तो मैकेनिकल एनर्जी लगाए, किसी एक लोड से हम लोग इसको प्रेस किए। अब वो लोड बिल्डिंग हो सकता है, वो लोड आपका रोड रोलर हो सकता है, वो लोड आपके वो वर्कर का वो जो इंस्ट्रूमेंट था जो भारी सा लोहा होता है, हम लोग अक्सर अपने अपने एरिया में जैसे हम लोग उसको धुरमुस बोलते हैं, हर जगह अलग अलग नाम बोला जा सकता है। तो उसके मदद से इसको क्या किया जाता है, कॉम्पैक्शन किया जाता है। तो ये कोई भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यही है आपका कॉम्पैक्शन। सिंपलिस्टिकली मतलब सिंपल तरीके से अगर इसको बोला जाए तो कॉम्पैक्शन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच सॉइल पार्टिकल्स आर फोर्स्ड क्लोजर टुगेदर विद द रिजल्टेंट रिडक्शन इन एयर वॉइड्स। इसको टेक्निकली ऐसा कहा जा सकता है या सिंपल में आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेरा सॉइल का पार्टिकल्स को हम लोग फोर्स कर रहे हैं क्लोज आने के लिए, और उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, रिजल्टेंट रिडक्शन इन एयर वॉइड्स हो रहा है, एयर वॉइड्स हम लोगों का निकल जा रहा है। 3 फेज डायग्राम की बात करेंगे तो ये मेरा जैसे यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम बोल दें इसको वेट को, जैसे ये टोटल वेट जो है ये WT1 है, और ये जो टोटल वॉल्यूम है इसको हम बोल दें VT1, तो मेरा गामा सॉइल जो हो जाएगा, यूनिट वेट हो जाएगा सॉइल का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट ये टोटल डिवाइडेड बाई ये वॉल्यूम टोटल। अब हम आपको बोले कि सॉइल का अगर हम कॉम्पैक्शन करने से पहले यूनिट वेट निकालें तो ये है। अब जब हम कॉम्पैक्शन करने के बाद बोलेंगे कि यूनिट वेट निकालिए तो आप फिर से बोलिएगा कि सर W सॉइल का डिवाइडेड बाय जो भी ये वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कर देंगे। अब आपका W सॉइल तो हम आपको बता दिए कि उतना का उतना ही रहने वाला है, लेकिन V आपको क्या हो गया, V आपको कम हो गया, वॉल्यूम आप कम ले रहा है। तो जब V आपका कम हो गया तो अल्टीमेटली गामा सॉइल क्या हो गया, बढ़ जाएगा आपका। इसका मतलब है कि सेम वेट ऑफ सॉइल को आप कम जगह में कॉम्पैक्ट कर दिए अगर, और कॉम्पैक्शन करने के बाद आप जब उसका यूनिट वेट निकालेंगे तो वो बढ़ के आएगा, क्योंकि आप वॉल्यूम घटा दिए।
अब कम वॉल्यूम में ही इतना सॉइल को डाले हैं वेट को, जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम में पहले इतना था। तो एयर वॉइड्स निकलने से वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घटने से क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो गामा हम लोगों का बढ़ गया। इससे क्या समझ में आया कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल 2, मतलब जो कॉम्पैक्शन करने के बाद जो सॉइल आया 2, उसका यूनिट वेट ग्रेटर होगा जो बिना कॉम्पैक्शन किया हुआ सॉइल है। इसीलिए अब आप देखते होंगे कि जब भी आप अपना कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप अगर ज़मीन में एक्सकेवेशन किए हैं तो उसमें आप देखेंगे कि पहले उसको कॉम्पैक्ट किया ही जाता है। चाहे आप रोड के नीचे देख लीजिए, चाहे आप बिल्डिंग्स के फाउंडेशन की जगह पे देख लीजिए, चाहे आप ब्रिजेस के नीचे में देख लीजिए, आप कुछ भी ऐसा काम जिसके ऊपर लोड देने वाले हैं सॉइल के ऊपर, तो आप पहले कोशिश करते हैं कि एयर वॉइड्स को सारे को निकाल देते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है आपका कॉम्पैक्शन। ये पूरे डायग्राम से जो बताने का पर्पज़ है वो यही है कि आपका वॉल्यूम जो हो रहा है वो पहले यहाँ तक आ रहा था, वहाँ से अब ये रिड्यूस होकर के यहाँ तक आ रहा है। तो ये है मेरा रिडक्शन। अब ये रिडक्शन है तो हम कह सकते हैं कि इस वाले सॉइल का जो कॉम्प्रेसिबिलिटी था के वो ज़्यादा था, ये सॉइल ज़्यादा कॉम्प्रेस हो सकता था। इस वाले सॉइल का कॉम्प्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये कम हो गया। अब मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या, इसको अगर आप कॉम्प्रेस करेंगे तो ये प्रेस होगा ज़्यादा या नहीं होगा, तो आपको पता है कि इसमें वॉइड ज़्यादा है, ये प्रेस होगा। इसको अब आप कॉम्प्रेस कर दिए हैं, अब आप इसके बाद इसको और कॉम्प्रेस करना चाहिएगा, तो क्या ये और कम होगा वॉल्यूम? नहीं होगा, बहुत कम वॉल्यूम चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी इस वाले सॉइल का आपका कम हो गया। इसका मतलब है कि कॉम्पैक्शन से डेंसिटी बढ़ता है और आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी कम हो जाता है। ये जो बात हम आपको बोले इसको आप अपने कॉपी में नोट करके इस तरीके से, चाहे तो जैसे भी आपको नोट करना है आप इस तरीके से क्लाउड बना लीजिए कि हाइयर कॉम्पैक्शन, इसका मतलब क्या है कि लोअर आपका हाइयर आपका यूनिट वेट गामा, और हाइयर कॉम्पैक्शन मतलब लोअर आपका क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, और एक की पॉइंट बना लीजिए, हाइयर कॉम्पैक्शन मतलब लोअर आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, यही है मेरा ये जो 3 फेज डायग्राम है, इसको दिखाने का यही मकसद है। अब जो जो चीज़ हम आपको बोले अभी तक में, आप देखिए इंग्लिश में सारी चीज़ें वही लिखी होंगी। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट्स, हाईवे का जो मिट्टी वगैरह आप उसका सरफेस जो तैयार करते हैं, अर्दन डैम्स आप बनाते हैं, या ऐसा कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, लूज सॉइल्स मस्ट बी कॉम्पैक्टेड टू इंक्रीज दियर यूनिट वेट। अब आपको समझ में आ गया कि यूनिट वेट कैसे इंक्रीज कर जाएगा कॉम्पैक्शन होने से, वो हम आपको समझा दिए लास्ट वाली स्लाइड में। टू कॉम्पैक्ट अ सॉइल दैट इज टू प्लेस इट इन अ डेंस स्टेट, मतलब किसी सॉइल को डेंस स्टेट में रखना, मतलब कि कॉम्पैक्ट करना। द डेंस स्टेट इज अचीव थ्रू द रिडक्शन ऑफ द एयर वॉइड्स इन द सॉइल विथ लिटिल और नो रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट। एयर तो पूरा बाहर निकलेगा ही, हो सकता है या तो कोई पानी ना निकले बाहर, या हो सकता है थोड़ा बहुत पानी आ जाए, तो भी वो कॉम्पैक्शन ही कहलाएगा। जब पानी ही आपको आने लग जाएंगे बहुत ज़्यादा, तब वो कंसोलिडेशन कहलाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विथ कंसोलिडेशन। इस कॉम्पैक्शन प्रोसेस को कंसोलिडेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। कॉम्पैक्शन में एयर बाहर आता है, साथ में थोड़ा सा पानी बाहर आ सकता है, यानी तो पानी नहीं आएगा बाहर। कंसोलिडेशन में एयर बाहर का प्रोसेस खत्म हो चुका होता है, जब आप उसको और कॉम्प्रेस करते हैं, जब एयर वॉइड्स खत्म हो गया है, तब आपको जो वाटर बाहर आएगा, तो वो प्रोसेस कहलाता है कंसोलिडेशन। तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है कॉम्पैक्शन से। दिस प्रोसेस must not be confused with consolidation, in which water is squeezed out under the action of a continuous static load. continuous load पड़ने की वजह से जो पानी बाहर आ जाता है, जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, उसको कॉम्पैक्शन से कंफ्यूज नहीं करना है। हम अब आगे पूरे इसमें कहीं पे भी पानी बाहर आने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंसोलिडेशन का पार्ट है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्पैक्शन इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को ये क्या करता है, कॉम्पैक्शन बढ़ा देता है। विच इंक्रीजेज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशंस कंस्ट्रक्टेड ओवर देम। अल्टीमेटली कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है, यूनिट वेट जो डेंसिटी है वो बढ़ता है। डेंसिटी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। आप बियरिंग कैपेसिटी का जैसे क्यू यू का आप फॉर्मूला देखे थे, उसमें गामा डी एफ ये सब मल्टीप्लाई होता था ना, एन क्यू। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे गामा बढ़ेगा वैसे वैसे डायरेक्टली क्यू यू बढ़ेगा, मतलब डेंसिटी बढ़ेगा सॉइल का तो यूनिट वेट भी आपको बढ़ेगा। ठीक है,
Compaction also decreases the amount of undesirable settlement of structures and increases the stability of slopes of embankment. Compaction क्या करता है, अनडिजायरेबल सेटलमेंट जो हो जाता है उसको पहले ही खत्म कर देता है। आप पहले ही इतना प्रेशर लगा करके जो सेटलमेंट जितना होना था वो आप पहले ही करवा देते हैं, जो भी अननेसेसरी का सेटलमेंट होना था। अब स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद जो होगा वो तो यूनिफॉर्म होगा, पहले जितना होना था वो सारा आप हटा देते हैं कॉम्पैक्शन की हेल्प से। और अल्टीमेटली क्या होता है, स्लोप्स को भी स्टेबिलिटी मिलता है कॉम्पैक्शन से। मान लीजिए आपका कोई एक इस तरीके का मिट्टी है, अब इसके ऊपर आप क्या किए, कॉम्पैक्शन किए। अब कॉम्पैक्शन किए तो ये मिट्टी कुछ इस तरीके का हो गया। अब ये मिट्टी जब इस तरीके का हो गया, अब आप इसके ऊपर यहाँ पे भी कुछ अपना बिल्डिंग बना दीजिए, ये वाला मिट्टी आपको लैंडस्लाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप इसको पूरे को कॉम्पैक्ट करके स्टेबल कर दिए हैं। तो कॉम्पैक्शन अल्टीमेटली क्या होता है, स्लोप्स को भी बना देता है। अब यहाँ पे अगर अभी आप बिल्डिंग बनाते इस तरीके से, तो ये स्लोप में चांसेस है कि इस तरीके से ये स्लोप आपको बह जाता, तो लैंडस्लाइड कहलाता। और इस अब क्या हो रहा है, कॉम्पैक्शन क्योंकि आप पहले कर दिए, तो अब बिल्डिंग आप कोने पे भी बना सकते हैं। तो आप देखिए अब आप ज़्यादा एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप क्या करते, 1 2 और हार्डली ये 3 बनाते, ये फेल हो जाता, ये फेल हो जाता, यही खाली रह जाता। तो कॉम्पैक्शन क्या कर रहा है, आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जितना चीज़ हम आपको अभी तक बोले, अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि पर्पस ऑफ कॉम्पैक्टिंग सॉइल या कॉम्पैक्शन, या फिर बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पैक्शन या एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पैक्शन पूछ सकता है कि कॉम्पैक्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा थ्योरी बता दीजिए उसका, फिर बोलेगा एडवांटेजेस या पर्पस क्या है कॉम्पैक्शन करने का, क्यों करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं ताकि हम लोगों का शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए सॉइल का। अभी जस्ट हम आपको एग्जांपल दिए कि आप जैसे जैसे सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स मिलता है, स्लोप स्टेबल हो जाते हैं। स्लोप स्टेबल हो जाते हैं तो सॉइल आपका इस तरीके से बहता नहीं है, तो लैंडस्लाइड नहीं होता है। लैंडस्लाइड नहीं होता है तो उसका वजह क्या होता है कि ये जो आप स्लोप्स को स्टेबल किए, मतलब आप शेयर स्ट्रेंथ को बढ़ा दिए, शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, increase shear strength, this means that the larger loads can be applied to compacted soil. compacted soil में हम ज़्यादा लोड अप्लाई कर सकते हैं since they are typically stronger, क्योंकि अब कॉम्पैक्ट करने के बाद ये स्ट्रांग हो गए हैं, इसीलिए इसमें लोग ज़्यादा लोड अप्लाई कर सकते हैं। इंक्रीज शेयर स्ट्रेंथ मीन्स इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी। शेयर स्ट्रेंथ बढ़ने से अल्टीमेटली बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है, स्लोप स्टेबिलिटी मिल जाता है, एंड पेवमेंट सिस्टम में भी स्ट्रेंथ मिल जाता है। आप रोड बनाने वाले हैं, आप उसमें कॉम्पैक्शन कर देंगे पहले, कॉम्पैक्शन करने के बाद फिर आप रोड बनाएंगे। अब वो रोड पे हैवी व्हीकल्स भी जब चलेगा तो भी उस रोड में कोई गड्ढा वगैरह नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि कॉम्पैक्शन बहुत अच्छे से किया रहता है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है कि हम लोगों का परमिएबिलिटी कम हो जाता है सॉइल में। अब सॉइल में अगर पोर्स रहता है, ये एक सॉइल सैंपल है, इसमें अगर पोर्स है इस तरीके से, और ये पोर्स अगर आपस में ऐसे कनेक्ट हो गए तो ये क्या होता है, परमिएबिलिटी बन जाता है, रास्ता बन जाता है। अब अगर ये पोर्स आपस में कनेक्ट ही, पोर्स ही नहीं रहेंगे, हम कह रहे हैं पोर्स ही हटा देंगे, एक यहाँ मिला, हार्डली एक यहाँ मिला, और ये दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इतना दूर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली हम लोग परमिएबिलिटी को कम कर दिए। अब मान लीजिए आप एक रोड बनाने वाले हैं, अब रोड में अगर पानी बरसेगा तो पानी टिपिकली यहाँ साइड में आ करके नाला में गिरना चाहिए, जो होता है जनरली। अगर ऐसा नहीं होता तो सारा पानी क्या होता, जो यहाँ गिरता कुछ यहाँ जमा होता रोड पे, वो सब रोड के नीचे जाता। अल्टीमेटली ये वॉइड्स आपस में कनेक्टेड रहते, फिर इन वॉइड्स में धीरे धीरे इनके बगल का ये मिट्टी इसमें भरने लग जाता, और इसी तरह से करते करते रोड के टॉप सरफेस पे पूरा गड्ढा हो जाता, क्योंकि मिट्टी वॉइड्स के अंदर में चला जाता। तो हम लोग क्या किए, कॉम्पैक्ट कर दिए। कॉम्पैक्ट कर दिए तो हम लोग एक वॉइड यहाँ छोड़े, दूसरा वॉइड यहाँ छोड़े, तीसरा वॉइड यहाँ छोड़े, तीनों आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, अल्टीमेटली परमिएबिलिटी कम हो गया। तो रिड्यूस्ड परमिएबिलिटी दूसरा एडवांटेज है कॉम्पैक्शन करने से। दिस इनहिबिट सॉइल्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि सॉइल का कैपेसिटी पानी को एब्जॉर्ब करने का, एंड देयरफॉर रिड्यूसेस द टेंडेंसी टू एक्सपैंड, श्रिंक एंड पोटेंशियली लिक्विफाई। लिक्विफाई वर्ड अभी हम आगे आपको समझाएंगे क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों का ये एक्सपैंड नहीं करता है, श्रिंक नहीं करता है, सॉइल एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट हो जाता है तो कनेक्टिविटी सॉइल्स का खत्म हो जाता है, परमिएबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा एडवांटेज।
तीसरा है हम लोगों का कॉम्प्रेसिबिलिटी हम लोगों का कम हो जाता है। हम आपको स्टार्टिंग में समझाए कि जब एक बार आप पहले ही कॉम्पैक्ट कर देते हैं, कॉम्पैक्शन करने से फ़ायदा क्या मिला कि अब जब बिल्डिंग का लोड पड़ेगा तो वापस और उसमें सेटलमेंट नहीं होना है, मतलब कंप्रेस होने की अब और कैपेसिटी नहीं बची, पहले ही कॉम्पैक्शन से कर दिए, तो अल्टीमेटली बिल्डिंग क्या होगा, स्टेबल रहेगा, ज़्यादा लोड की बियर कर सकेगा सॉइल। तो हम लोगों का कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है, जो एक्सपैंड करने का, जो सॉइल के लोड की वजह से जो इसमें कॉम्पैक्ट होने का जो और कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी भी हम लोगों का कम हो जाता है। This also means that larger loads can be applied to compacted soils since they will produce smaller settlement, क्योंकि सेटलमेंट पहले ही इतना था, इतना सॉइल सैंपल था, इसको आप सेटल करके यहाँ तक ला दिए, तो जब इतना आप पहले ही रिड्यूस कर दिए कॉम्पैक्शन से, तो अब जब इसके ऊपर आप लोड देंगे तो ये इतना का इतना ही रह जाएगा। यही तो हुआ कॉम्प्रेसिबिलिटी का रिड्यूस होना। ठीक है। चौथा एडवांटेज क्या है, कंट्रोल स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। सॉयल जो है वो कई बार स्वेल कर जाता है, पानी जैसे रेनफॉल आया, पानी गया उसमें, अब सॉयल क्ले टाइप का है तो वो इस तरीके से क्या होता है, ये इस तरीके से स्वेल कर जाता है, जो एक्चुअली यहाँ रह रहा था, लेकिन उसका साइज बढ़ जाता है, सॉयल बाहर आने लग जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कॉम्पैक्शन जब हम लोग कर देते हैं तो ये सॉयल में ये जो स्वेलिंग श्रिंकिंग, मतलब कभी क्या होगा कि सॉयल ऐसा है, श्रिंक करके सॉयल ऐसा बन गया, नीचे चला गया, कभी सॉइल में क्या हो गया, पानी ज़्यादा हो गया तो सॉइल फूलने लग गया, तो स्वेलिंग आ गया। तो ये स्वेलिंग श्रिंकिंग ये सब जो है सॉइल का, ये आपका कम हो जाता है कॉम्पैक्शन कर देने से। ठीक है। और एक एडवांटेज जो है वो है आपका रिड्यूस्ड लिक्विफैक्शन पोटेंशियल, जो अभी आप एक वर्ड देखे थे लास्ट थर्ड वाले टॉपिक में कि लिक्विफाई, कि हम लोगों का सॉइल जो होता है कॉम्पैक्शन कर देने से लिक्विफाई नहीं होता है। लिक्विफिकेशन का मतलब समझिए क्या होता है। आपका मान लीजिए कि अभी आपका ये आप इमेज देखिए, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि गाड़ी का, जैसे ये रोड है आपका, इसमें गाड़ी का पहला चक्का तो इधर वाला चक्का ऊपर है, लेकिन ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं कि इस गड्ढा के अंदर चला गया। अब गड्ढा में क्या हुआ कि जनरली रोड पे इतना बड़ा गड्ढा तो आप छोड़ते तो है नहीं, आप कई बार देखते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा हुआ, इतना बड़ा एक जर्किन के जैसा था वो, उसमें पानी जमा हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, ग्राउंड में कुछ मूवमेंट हो गया, शेकिंग हो गया। जैसे आप अपने टेबल को अगर जैसे आप हिलाते हैं तो क्या होता है कि जो भी टेबल पे छोटे मोटे पार्टिकल्स इधर उधर रखे वो सारे क्या होते हैं, सेटल्ड होने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको मूव करने लग जाते हैं, उसमें मूवमेंट पैदा हो जाता है वाइब्रेशन की वजह से। वैसे ही कई बार आप देखते होंगे, बहुत सारे आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे होंगे कि सडनली आपका रोड जो है वो नीचे की तरफ धंसता चला जा रहा है, उसमें पानी आया था, पानी के बाद वो मिट्टी नीचे जाए चला जा रहा है, तो वो जब मिट्टी पानी के साथ बहना शुरू कर देता है, लिक्विड के जैसा बहने लग जाता है, तो जल्दी जल्दी आपको कॉम्पैक्शन होने लगता है, पूरा का पूरा वहाँ पे जितना भी सॉयल है वो पानी के साथ मिलके पानी के जैसे ही बह जाता है। तभी तो ये हुआ ना, यहाँ पे सॉयल था, इतना ही सिर्फ गड्ढा बना था, लेकिन पानी आया उसके वजह से ग्राउंड में, फिर उसके बाद शेकिंग जो आया किसी भी वजह से, चाहे अर्थक्वेक की वजह से आए, चाहे आपको गाड़ी के हैवी व्हीकल के मूवमेंट की वजह से आए, और सडनली यही गड्ढा इतना बड़ा कुछ बन जाता है। इसका मतलब है कि ये इतना सॉयल जो यहाँ पहले था वो पानी के साथ साथ मूव कर गया, उस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफैक्शन। तो जब आप अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं तो ये सब लिक्विफैक्शन होने का जो चांसेस होता है ना, ये भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सॉयल को क्या किए, इतना कॉम्पैक्ट किए कि पानी को बहने का आप रास्ता ही नहीं छोड़े, आप परमिएबिलिटी ही नहीं छोड़े। जब परमिएबिलिटी ही नहीं छोड़े तो ये नीचे की तरफ बहेगा कैसे। इसीलिए परमिएबिलिटी वाले टॉपिक में अभी हम आपको बताएं कि आपको लिक्विफाई करने का जो पोटेंशियल होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और यही आपको लिक्विफिकेशन पोटेंशियल हुआ एक टॉपिक कि एक एडवांटेज ये भी होता है कि कॉम्पैक्शन कर देने से ये लिक्विफिकेशन नहीं होता है, लिक्विफैक्शन नहीं होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आगे बहुत जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा। पूरा टॉपिक सिर्फ इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि ये वर्ड नहीं पता है हम लोगों को कि इसका मायने क्या है। ये डायग्राम याद रखिएगा, यही मायने है लिक्विफैक्शन का। ठीक है, तो ये है मेरा कॉम्पैक्शन करने का एडवांटेज। अब प्रिंसिपल भी हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग जब कॉम्पैक्शन करते हैं तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वेट ऑफ सॉयल जो है वो हम लोगों का कांस्टेंट रहता है। ये इसका कॉम्पैक्शन का प्रिंसिपल है। आप यहाँ पे 100 kg का सॉयल रखे और वॉइड्स था बाकी, आप कॉम्पैक्ट किए तो उसके बाद वेट किए, ये 100 kg ही रहेगा। अब जगह कम ले रहा है। अब आप देखिए सिर्फ इतने से जगह में 100 kg आ गया, पहले इतना बड़ा जगह इसको लगा था वॉइड के साथ में 100 kg रखने के लिए। तो प्रिंसिपल याद रखना है कॉम्पैक्शन का कि वेट कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। इस तरीके से आप पार्टिकल्स को रखे हैं लूजली पैक्ड,
आप इसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए, यही सारे बॉल्स जो हैं ये इतने में आ गए, जो पहले यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ था। तो आप सिर्फ वॉइड्स कम करते हैं, आप कभी भी वेट कम नहीं करते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं आप, यही है इसका प्रिंसिपल। अब यही चीज़ को आप यहाँ पे पढ़िए। Compaction of soil is achieved by reducing the volume of voids. It is assumed that the compaction process does not decrease the volume of the solids or soil grain. Volume of solid, ये जो सॉलिड का जो वॉल्यूम है या सॉइल ग्रेन का जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस नहीं करता है, ये ओवरऑल सॉइल सैंपल के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। एयर वॉइड्स निकाल देंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, बट सॉइल का जो अपना वॉल्यूम है वो एज इट इज रहेगा। ये प्रिंसिपल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो आपका ये यूनिट वेट होता है, ये जो कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन से क्या होता है आपको हम बता दिए कि गामा जो है वो आपका बढ़ेगा। अब क्योंकि आपको ये गामा ड्राई को आप कंपेयर कर सकते हैं, आप इसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं वॉइड रेशियो से, और आप अपने यूनिट वेट ऑफ वाटर से। अब अगर आपका देखिए कि ये फॉर्मूला आपको कहाँ से आया, यूनिट नंबर 2 से आया। वहाँ पे गामा के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाले थे G+ES डिवाइडेड बाई 1+E इंटू गामा W। जब ड्राई की बात करेंगे तो यहाँ पे S 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो G गामा W 1+E आ गया। अब गामा D और E का रिलेशन बनाया जा सकता है, क्योंकि आप जब इसको एक काम कीजिए, इस वाले पोर्शन को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप आगे पढ़िएगा टेस्ट के बारे में तब वहाँ जाके के आपको फिर ये वाला प्रिंसिपल समझा देंगे। अभी क्योंकि अगर आपको फिर हम ये समझाएंगे तो फिर हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने लगेंगे। अब आपके दिमाग में आकर सर गामा डी क्यों लिए, तो अब इसके पीछे एक टेस्ट के पीछे जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए इस वाले टॉपिक को यहाँ पे हम लोग होल्ड कर देते हैं, अभी इस टॉपिक को पहले लेक्चर में आज डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। अब आता है कॉम्पैक्शन कर्व। यहाँ तक एक काम करते हैं, हम लोग यहीं तक का लेक्चर को आज यहाँ पे एंड कर देते हैं, क्योंकि ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्शन करते हैं तो क्या बाहर आता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, उसका वेट कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, तो आपको सैंपल का डिक्रीज होता है, सॉयल का अपना ग्रेन्स का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है। उसके बाद किन क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हम लोगों के कॉम्पैक्शन करने से, वो सारे एडवांटेजेस बता दिए। लिक्विफैक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, और डेंसिटी बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ जाता है तो बियरिंग कैपेसिटी का हम लोगों का सॉइल का बढ़ जाता है। ये सारा है आपको कॉम्पैक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम आपको ये एक इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है वो यहाँ से आ सकता है, वो है पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल से, कि पर्पस कह लीजिए इसको या एडवांटेज कह लीजिए, हेडिंग जो भी आपको एग्जाम में पूछ रहे, यही इसका एडवांटेज है, यही इसका पर्पस है, इसीलिए हम लोग करते हैं कॉम्पैक्शन, ठीक है। अब इसमें हम आपको बता दिए थे कि इंपॉर्टेंट है आपको टेस्ट के बारे में पढ़ना, तो हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट के बारे में, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, मॉडिफाइड प्रॉक्टर, CBR टेस्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, और उसी चीज़ को जब टेस्ट को पढ़ाते रहेंगे तब हम आपको ये जो दूसरा वाला प्रिंसिपल था फिर ये वहाँ पे आपको डिस्कशन कर देंगे उसके साथ में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कॉम्पैक्शन चैप्टर जो हम आज आपको समझाए, अगर आपको ये इतनी दूर की कहानी समझ में आ रही है तो आपको आगे भी फिर आपको रिलेट करने में बहुत आसानी होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके, टेक्स्ट करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज इस क्लास में जो हमें ये सारी चीज़ें समझाएं आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक यू।